कुछ प्रॉब्लम थी मुझे, मैं नहीं ले सका। उसके स्थान पर आज मॉर्निंग में क्लास लगा दिया है। आज मॉर्निंग के साथ-साथ आज इवनिंग में भी क्लास चलेगी। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के हैं। तो ज़रा देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है द्रव्यमान क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया? आर्हेनियस ने, गुलबर्ग ने, पोस्टवाल ने कि नर्स ने? तो इसको दिया था गुलबर्ग नामक वैज्ञानिक ने, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि द्रव्यमान क्रिया का नियम सीधे किस पर लागू नहीं होता है? गैसियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, आयनिक रिएक्शन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखा गया जो हमारा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है वह हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पर लागू नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? N2 प्लस 3H2 2NH3 अभिक्रिया में N2 और H2 की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अग्रगामी दर क्या होगा? देखिए, जब यह कह रहा है कि दुगनी कर दी जाए, अगर दुगनी की जा रही है तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 प्लस H2 पावर क्यूब। कह रहा है N2 और H2 की सांद्रता को दुगनी कर दिया जाए तो अपक्रिया का जो वेग है ये जो अपक्रिया का वेग होता है, वेग इक्वल टू होता है, तो अगर N2 बढ़ाएंगे H2 बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने टाइम डबल्स हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? वैसे होता तो कितने, देखिए K इंटू N2 का और N2 के स्थान पर 2 कर दिया जाए और इसके स्थान पर 2 पे पावर क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2 पावर क्यूब किया जाए तो 8 दुनिया 16 के बनेगा, अर्थात 16 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इंक्रीज 8 फोल्ड हो जाएगा, रिमेन्स। तो सही आंसर डी होगा, इंक्रीज 16 फोल्ड, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान क्रिया का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? कंसंट्रेशन एंड रेट, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एनर्जी एंड एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसके बीच दर्शाता है? तो सही आंसर क्या होता है? कंसंट्रेशन एंड रेट को दर्शाता है, क्योंकि रेट ही इक्वल टू क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सही आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो इज जीरो बिकम्स, संतुलन पर होता है, नो रिएक्टेंट रिमेन्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल। जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों तरीके के रेट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। आयनिक विलयनों में द्रव्यमान क्रिया का नियम असफल होता है क्योंकि एक्टिविटी नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन, आयन है फिक्स्ड चार्ज, रिएक्शन रेट इज जीरो, आयनिक रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। देखिए, कह रहा आयनिक विलयन में क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है वह कंसंट्रेशन के इक्वल नहीं होती है, इसीलिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। द्रव्यमान क्रिया के नियम के बारे में कौन सा कथन गलत है? अप्लाइज ओनली टू रिवर्सिबल रिएक्शन, रिलेट्स कंसंट्रेशन टू रेट, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसीडर कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन द के। जो हमारा क्या होता है कि रिएक्शन का द्रव्यमान क्रिया का अनुपाती नियम जो है, कंसीडर कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन के, रेट कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेवंथ का डी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसीडर कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन के, यही हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन Kc is equal to 1664 and K is equal to 600 Kelvin, when concentration of H2 is double,
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एच आई विल बी इंक्रीजेज डिक्रीजेज। देखिए के बराबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी के बराबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HI बटे H2 इंटू I2। अगर कह रहा है कि कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखा जाता है कि जो प्रभाव हमारा पड़ेगा वो क्या होगा, इंक्रीज करें। अगर H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो K का मान क्या हो जाएगा, देखा जाए तो घट जाएगा, दुगुनी के पर HI की सांद्रता क्या होगी। अरे भाई HI की सांद्रता पूछ रहा है, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो सदैव प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यह नियम होता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हेलो माली चौराहा, अच्छा माली चौराहा से आप देखिए आगे बढ़िए थोड़ा सा, हाँ मुश्किल से 25 कदम देखिए बाएं तरफ गली निकली होगी। नहीं माली चौराहे से आप नेता चौराहे की तरफ बढ़िए। आप बढ़ गए, हाँ उसी के बगल देखिए बाएं तरफ रास्ता है, गली है तो रास्ता क्या कहा जी, हाँ सीधे पकड़ के गली चले आइए। हाँ हाँ वहां से एक दाहिने मुड़ेगी एक बाएं मुड़ेगी, ठीक है, हाँ वहीं आ जाइए तो। हाँ, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। For the reaction A plus B equilibrium to C plus D, if equilibrium constant Kc is equal to 10 at 300, the initial concentration of 1 or 1 molar क्या होगा सांद्रण। देखिए अगर आप इसको जरा देख लीजिएगा तो क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी में हमको कॉलेज भी जाना है। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3, देखिए Kp बराबर क्या होता है, Kc RT to पावर डेल्टा N इज इक्वल टू Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc RT to पावर -2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है ये तापमान 10 केल्विन बढ़ाने पर के दुगना हो जाता है तो अक्रिया होगी। अगर देखा जाए तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, ये तापमान 10 तापमान बढ़ाया जा रहा है, तापमान बढ़ाना सदैव इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो तापमान बढ़ाना सदैव क्या हो कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, जब भी तापमान बढ़ाया जाएगा किसी रिएक्शन का तो सदैव वह इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। संतुलन पर डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में क्या सही है, इक्विलिब्रियम कह रहा है तो डेल्टा जी बराबर 0 होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी आपका क्या होगा 0, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, तो यहां से डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस के बराबर, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है ला सेटलिए का सिद्धांत कहता है एवरी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, हेलो हाँ आ गए हैं वहां तक, हाँ तो वहीं रुके रहिए 1 मिनट आ गए, हाँ हाँ रुकिए।
हाँ, क्लास चल रही है हमारी क्लास। डिले हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ला सेटले प्रिंसिपल इज स्टेटेड दैट, ला सेटले प्रिंसिपल का सिद्धांत क्या कहता है? एवरी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम अपोज एनी इम्पोज्ड चेंज। पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन है एवरी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। N2 प्लस 3NH2 H2 गैस डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच बराबर -92 किलो जूल पर मोल, इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर इंक्रीजिंग कर रहे हैं प्रेशर, तो इधर देखिए गैसियस मोल्स कितने हैं? 4 हैं, इधर 2 हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हो जाता है, क्योंकि 4 से प्रेशर बढ़ाएंगे, पी बढ़ाएंगे तो 2 की तरफ शिफ्ट होगा। PCl5 से PCl3 प्लस PCl2 के लिए कुल दाब P पर विघटन की मात्रा अल्फा का संबंध होगा। देखिए, अल्फा का संबंध है, आपसे पूछ रहा है अल्फा का मान कितना होगा। देखिए, जो अल्फा का मान होता है वह होगा, इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिए, टोटल मोल्स निकाल लीजिए। अगर PCl5 से PCl3 के बीच निकाला जाए प्लस Cl2, तो 1
माइनस एल्फा 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 हो जाएगा। यहां से अगर हम टोटल मोल्स निकाला जाए, टोटल मोल्स इक्वल टू वन वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा बराबर वन प्लस एल्फा। यहां से केपी की वैल्यू निकाला जाए तो वन माइनस क्या निकलेगा, देखिए केपी की वैल्यू तो सब लोग निकालने जानते हैं, एल्फा अपान एल्फा पी अपान वन प्लस एल्फा इंटू एल्फा पी अपान वन प्लस एल्फा बटे वन माइनस एल्फा बटे वन प्लस एल्फा इंटू पी। पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के पी बराबर हो जाएगा एल्फा स्क्वायर पी अपान, एक इससे कट गया तो वन माइनस एल्फा स्क्वायर। एल्फा इज वेरी लेस देन, तो क्या हो जाएगा के पी बराबर एल्फा स्क्वायर पी हो जाएगा। तो यहां से एल्फा बराबर क्या होगा, के पी अपान पी के बराबर हो जाएगा। तो पहला यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ PCl5 इन 2 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम इज 4, द टोटल प्रेशर केपी इतना, तो कुल दाब ज्ञात कीजिए। देखिए जो कुल दाब होता है वह हमारा सॉल्व कर लीजिएगा, निकालने पर आता है 2.1 एटमॉस्फेयर के इक्वल। ला सितले का सिद्धांत किससे प्रभाव बताता है, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन ऑल। तो ला सितले का प्रिंसिपल सभी पर संबंध बताता है, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन एंड ऑल पर। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर द इक्विलिब्रियम इफ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट। देखिए इधर कितना है 1, इधर कितना है, ओ सॉरी इधर 0 है गैसियस मॉलिक्यूल, इधर 1 है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एसेशन इन इक्विलिब्रियम N2O4 से 2NO2 प्रेशर इंक्रीजेज डिक्रीजेज अल्फा, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर द साइड विथ फेवर गैसेस मॉलिक्यूल। तो दिस ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही करा, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। चलिए 20 कह रहा है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह गलत कर रहा है कि हमारा क्या है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रीजन कैटलिस्ट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये तो एकदम गलत है, आर फॉल्स है, ए ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स। फिर कह रहा है इंक्रीज टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, increase in temperature for an exothermic reaction, increase pressure of reaction having delta n equal to addition of inert gas as constant, no change in equilibrium, इसका तो यही होगा। addition of catalyst rate increases k is constant, increase temperature for an exothermic reaction equilibrium shift to left, एकदम सही करा। increase in pressure delta n greater than 0, तो निश्चित रूप से यह इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट, तो पहले का 1, दूसरे का बी, तीसरे का थर्ड, अर्थात एक निश्चित उथा में सही है। क्लियर। बाईस है डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एन लेस देन 0, इंक्रीज एंड डिक्रीज द प्रेशर,
हेलो। हम्म, देखो एक पीडीएफ फाइल भेजे होंगे, जरा देखो। कल अभिषेक सर भेजे हैं, शाम को भेजा है। देखिए, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा एन इज लेस देन जीरो, इंक्रीज द टेम्परेचर। डेल्टा एच क्या है? लेस देन जीरो अर्थात निगेटिव है। डेल्टा एच क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव में सदैव डिक्रीज इन टेम्परेचर होना चाहिए, अर्थात ये इसी का है। एंड डेल्टा एच इज ग्रेटर देन इंक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज द प्रेशर शिफ्ट टू लेफ्ट। तो ये ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, कहीं है? ए का 2, बी का 1। ए का 2 गलत ऑप्शन दिया है। ए का 2 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए और सी का 3rd होना चाहिए, डी का 4th है। ये ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा। सक्रियता गुणांक यह ताप होता है। सक्रियता गुणांक कह रहा है कि यह हमारा जो गामा होता है, डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, आइडियल बिहेवियर, डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, दिस इज डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। यदि a इज इक्वल टू गामा एंड x एंड y इज ग्रेटर देन 1, देन द सोल्यूशन बिकम्स, क्या होगा? आइडियल होगा, निगेटिवली होगा कि पॉजिटिवली डेविएशन होगा? तो यह हमारा गामा इज ग्रेटर देन 1 होगा तो निश्चित रूप से पॉजिटिवली डिवेटेड होगा। यह वास्तविक बिलियन इज गामा लेस देन, तो निगेटिव, वो पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से ये निगेटिव हो जाएगा। आदर्श विलायक में विलायक की सक्रियता गुणांक किसके बराबर होते हैं? अगर कोई आइडियल सोल्यूशन है तो उसका विलायक का जो गामा होता है वह सदैव 1 के इक्वल माना जाता है, अर्थात गामा की वैल्यू सदैव 1 के इक्वल हो जाएगी। केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एन। केपी बराबर केसी कब होगा? जब केसी आर टी पावर 0, दिस इक्वल टू केपी बराबर केसी, अर्थात डेल्टा एन का मान 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियानी फिशर, देखिए कुछ क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट को हमने जोड़ दिया है, जरा देख लीजिए उनको। कुछ उस दिन टॉपिक्स छूट गए थे तो इसमें जोड़ दिया। क्लियानी फिशर सिंथेसिस इज यूज्ड। क्लियानी फिशर सिंथेसिस को जो है हम लोग यूज करते हैं सदैव कहाँ? कि चेन इंक्रीजिंग, चेन लेंथिंग ऑफ द एल्डोज, अर्थात चेन को क्या करते हैं? बढ़ाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो चेन लेंथिंग ऑफ एल्डोज, एल्डोज की चेन बढ़ाने के लिए सदैव क्लियानी फिशर सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं। क्लियानी फिशर सिंथेसिस में कौन सा मध्यवर्ती बनता है? देखिए, जब क्लियानी फिशर सिंथेसिस होता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं? HCN का एडिशन कराते हैं तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, साइनोहाइड्रीन। 30 कर है। क्लियानी फिशर सिंथेसिस में एल्डिहाइड समूह के साथ क्या होता है? इट कन्वर्टेड टू साइनोहाइड्रीन, देन एसिड, देन ए एल्डिहाइड। पहला ही ऑप्शन है। सबसे पहले क्या कन्वर्ट होता है? यह हमारा कन्वर्ट होता है साइनोहाइड्रीन में, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, फिर क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है उसका हम लोग क्या करेंगे? फिर एसिड में कन्वर्ट होगा। एसिड, हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड, एसिड के बाद फिर हमारा क्या कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्लियानी फिशर संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन है? इट्स लेंथ द चेन बाय वन कार्बन एटम, सही है। इट फार्म बोथ एपीमर्स एंड द न्यूली एडेड कार्बन, ये भी सही है। इट कैन बी यूज्ड कीटोज एज वेल, इट प्रोसीड वाया साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, इट कैन बी यूज्ड फॉर कीटोन एज वेल। यही हमारा सी ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 का, क्लियानी फिशर सिंथेसिस के विपरीत अभिक्रिया कौन सी है? क्लियानी फिशर सिंथेसिस के संश्लेषण के विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है इसके अपोजिट कौन सा, अर्थात जो बढ़ने वाला है वह हमको किसका चाहिए? घटने वाला चाहिए। तो दिस इज ए रफ डिग्रेडेशन, होल डिग्रेडेशन, बेंडिक्ट ऑक्सीडेशन, लॉबरी डी ब्राउन रीअरेंजमेंट। तो जो सही ऑप्शन होता है हमारा रफ, रफ डिग्रेडेशन जो होता है एक कार्बन घटाता है, ये क्या कहता है? एक कार्बन को घटाता है। अब क्लियानी क्या करता था? एक हमारा बढ़ाता था। क्लियानी मैच कराइए, क्लियानी फिशर सिंथेसिस चेन लेंथिंग बाय वन कार्बन, रफ डिग्रेडेशन चेन सॉर्टिंग बाय वन कार्बन, होल डिग्रेडेशन फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन कन्वर्जन ऑफ CHO। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियानी फिशर सिंथेसिस इंट्रोड्यूस्ड बाय ये न्यू कायरल कार्बन, एकदम सही कह रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ CN-2 कार्बोनिल ग्रुप अकर्स बोथ साइड ऑफ द प्लेस, एकदम सही कह रहा है। कथन और कारण दोनों क्या है? कथन और कारण दोनों सही है, क्योंकि और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए है कि जो एल्डिहाइड होता है इस पर जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से चाहे जिस पर यह अटैक करे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एपीमर्स का फॉर्मेशन होता है। डी ग्लूकोज पहले क्लियानी फिशर और फिर रफ अपक्रिया की जाए तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? डी ग्लूकोज को पहले क्लियानी किया जा रहा है। क्लियानी का अर्थ होता है एक कार्बन बढ़ाना, रफ का मतलब होता है एक कार्बन का घटाना। तो जो पहले था वही बना रहेगा, तथा डी ग्लूकोज ही बना रहेगा। सेम ऑफ सुगर्स, रफ अपघटन का उपयोग किया जाता है। चेन लेंथिंग ऑफ एल्डोज, चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोज। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोज। होल डिग्रेडेशन इज द रिवर्स ऑफ, होल डिग्रेडेशन किसका रिवर्स होता है? होल, यह भी आपका एक मेथड है घटाने का। तो होल डिग्रेडेशन इज द रिवर्स ऑफ क्लियानी फिशर सिंथेसिस का होता है। डी ग्लूकोज द एल्डोज ऑब्टेन बाय होल डिग्रेडेशन ऑफ डी ग्लूकोज। तो जब डी एल्डोहेक्सोज को जब डिग्रेडेशन किया जाता है तो हमें मिलता है क्या? डी आर्बिनोज। 5 कार्बन से 6 कार्बन से घट करके कितना? 5 कार्बन होता है। 5 कार्बन का जो नाम होता है वह डी आर्बिनोज कहलाता है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होल डिग्रेडेशन इज इनकरेक्ट? इट्स सॉर्टिंग द चेन बाय वन कार्बन, इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, it is hydroxylamine and acetic anhydride, it eliminates HCN। कौन सा है? होल है। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, यह यूज किया जाता है रफ डिग्रेडेशन में। इसमें रफ डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर। जबकि होल्स के लिए पूछा है तो सभी स्टेटमेंट सही है, केवल बी जो होता है इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर नहीं, बल्कि इट्स इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर बाय रफ मेथड्स। द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया द एक्शन गिव्स। देखिए प्रेशर होता है तो के बराबर क्या होगा? प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही
बचेगा, और तो सब सॉलिड का 1 होता है, इसका भी 1 होगा, तो करेक्ट आंसर इज K इज इक्वल टू पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट का हो जाएगा। द्रव्यमान क्रिया का कौन सा अनुप्रयोग बफर क्रिया का समझाता है? तो बफर क्रिया को हेंडरसन इक्वेशन जो होता है वह बफर सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया Fe सॉलिड से 2HCl से Fe क्लोराइड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर मास एक्शन इंक्लूड, इस विषय साम्य के लिए Kp क्या हो? ओनली गैसियस प्रेशर होगा कि प्रेशर ऑफ गैसियस एंड सॉलिड्स, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ फेरिकोलाइड, ऑल स्पीसीज। तो सही आंसर क्या होता है? ओनली गैसियस प्रेशर ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp में इन्वॉल्व किए जाते हैं। कमजोर क्षार, वीक बेस और स्ट्रांग एसिड के लिए कौन सा सही शब्द है? वीक बेस। देखिए वीक बेस का Kb होता है, और स्ट्रांग तो KH बराबर सदैव लिखा जाता है KW अपान Kb, ऑलवेज वीक एसिड ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वीक एसिड ही लिखा जाता है। कमजोर अम्ल HA और मजबूत क्षार BHA लवण का हाइड्रोलिसिस स्थिरांक क्या होता है? तो क्या कर रहा है? कमजोर अम्ल क्या है? HA है, इसका कांस्टेंट Ka होगा, तो KH इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? KW अपान Ka लिखा जाए। कमजोर का ही लिखा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, KH इज इक्वल टू KW अपान Ka। 45 कमजोर अम्ल प्लस मजबूत क्षार की लवण का pH 7.7 से ज्यादा होता है, क्योंकि साल्ट हाइड्रोलाइज प्रोड्यूस टू OH माइनस आयन। पहला ही ऑप्शन है, साल्ट प्रोड्यूस टू OH माइनस आयन। कमजोर क्षार तथा मजबूत अम्ल के लिए लवण के लिए KH, कमजोर क्षार कह रहा है तो Kb हो जाएगा, तो KH बराबर KW बाई, हमेशा यहां पर जो होगा वीक का ही लिखा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। लवण का जल अपघटन नहीं होता है जब लवण बनता है स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, जब दोनों स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बनते हैं तो कभी भी उनका अपघटन नहीं माना जाता है। कमजोर अम्ल प्लस कमजोर क्षार के लिए लवण के लिए KH क्या होगा? KH देखिए जब भी बात की जाएगी तो सदैव किसका लिखा जाता है? वीक का, तो Ka इंटू Kb हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? KH इक्वल टू Kb अपान K इंटू Kb। कमजोर अम्ल तथा मजबूत क्षार के लिए लवण का pH मान क्या होगा? देखिए आपको कमजोर अम्ल कह रहा है, तो इसका मतलब pKa जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, और C कंसंट्रेशन होगा। कमजोर अम्ल मजबूत क्षार के लिए तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इसी में pKa है और log C रहेगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इक्वल टू, क्या आंसर होगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का जो होता है वह क्या होता है? KH अपान अंडर रूट KH अपान C के बराबर। हमेशा अंडर रूट में ही रिजल्ट्स आते हैं। कौन सा लवण pH 7 दर्शाएगा भले उसका आयतन थोड़ा जल अपघटित हो? इसमें कौन सा दर्शाएगा? लगभग कौन सा लवण pH 7 भले ही उसके थोड़ा सा जल, वह अमोनियम एसीटेट होता है, क्योंकि यह किससे बना होगा? वीक एसिड प्लस वीक बेस से। ठीक, थोड़ा सा आज बहुत जल्दी में हमको कॉलेज जाना है, तो कल इसके आगे क्लास को कंटिन्यू की जाएगी। ओके, थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को भाई।